प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका आज हम लोग शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 साइंस और टेक्नोलॉजी पार्ट 2 में पर्यावरणीय व्यवस्थापन के बारे में सीख रहे थे। आज हम उसमें दूसरा भाग सीखेंगे, पार्ट 2। हम लोगों ने इस पाठ में क्या, एक नज़र उस पर डालते हैं। पर्यावरणीय व्यवस्थापन में हम लोगों ने परिसंस्था, इकोसिस्टम के बारे में देखा था। पर्यावरण तथा परिसंस्था में संबंध के बारे में देखा था। पर्यावरण संवर्धन। बच्चों, हम आज पर्यावरण संवर्धन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और जैव विविधता के भी संवेदनशील क्षेत्र के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पर्यावरण संवर्धन और जैव विविधता के बारे में सीखेंगे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं, अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखना है। पर्यावरण की हवा, पर्यावरण की जलवायु, जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण है, उससे हमें सावधानी बरतनी, नहीं तो क्या होगा, पर्यावरण गंदा हो जाएगा तो उसका कुप्रभाव जितने भी सजीव हैं सब पर पड़ेगा। तो हम लोगों ने प्रदूषण के प्रकार के बारे में सीखा था। प्रदूषण यह अत्यंत व्यापक संकल्पना है। हमें हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मीय प्रकाश, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे विविध प्रकार के प्रदूषणों का सामना करना पड़ता है। इन सभी का विपरीत परिणाम यह सभी सजीवों तथा उनके अस्तित्व पर होता है और इसी से आज पर्यावरण की संवर्धन की आवश्यक निर्माण हुई है। ये प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं बच्चों। हवा, पानी, ध्वनि, रेडियोधर्मी, भूमि, ऊष्मीय, ये देखिए विभिन्न प्रकार के गुण है। हमने आपको बताया था कि आप दिल्ली में चले जाइए, वहां पर दिन में ही नहीं दिखता है, इतना प्रदूषण है। ये देखिए वायु प्रदूषण है। बच्चों, सभी लोगों को नौकरी की, व्यवसाय की आवश्यकता होती है। बड़े बड़े कल कारखाने लगाए जाते हैं। कल कारखाने तो लगते हैं, धंधा व्यवसाय हमको मिलता है, लेकिन हम कभी नहीं ध्यान देते ये प्रदूषण भविष्य में हमारे लिए अभिशाप बन जाएगा। बच्चों, कुछ दिनों के बाद पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पहले जनसंख्या कम थी, जनसंख्या ज्यादा होती गई, कल कारखाने ज्यादा लगते गए, तो सरकार को भी प्रदूषण से बचने के लिए सोचना पड़ा और उन्होंने विभिन्न प्रकार के नियम कानून बनाए, एक्ट बनाए और उसका आज फॉलोअप अच्छी तरह से हो रहा है। तो आज हम उसी के बारे में, अपना ही केवल देश नहीं, जितने भी अपना देश भारत नहीं, पूरे विश्व की बात है, प्रदूषण से सब लोग बचना चाह रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है। सब लोग, बड़े बड़े एनजीओ आवाज उठा रहे हैं कि पर्यावरण को अगर हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे, जल प्रदूषण, नदियों को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, वायु को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो उसका बुरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। ये देखिए जल प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण है, लैंड, भूमि प्रदूषण है, आवश्यकता से अधिक रासायनिक खादों का हम उपयोग कर रहे हैं,
अन्न पैदा करने के लिए, उसका बुरा प्रभाव हमारी ज़मीन पर पड़ रहा है। एक समय ऐसा आ जाएगा बच्चों कि हमारी जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उसमें कुछ पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हम ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग न करके आजकल हम केमिकल खादों का उपयोग कर रहे हैं। पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता क्यों है? आज सभी लोग सोचते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करना हमारी आवश्यकता बन गई है बच्चों। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। बच्चों, पर्यावरण संवर्धन की जो आवश्यकता है, ये नियम तो सरकार ने बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन सबको जानकारी नहीं है। इसीलिए अब ये हमारी पाठ्य पुस्तकों में आ गया है कि हम सभी लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे और अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेंगे। नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। बच्चों, पर्याप्त संवर्धन से संबंधित नियम सामान्य लोगों की जानकारी में नहीं होते। पर्यावरण संवर्धन के लिए लोगों का अधिक मात्रा में सहयोग अपेक्षित है। यदि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन यह एक प्रभावी जन आंदोलन हुआ तो ही पर्यावरणीय समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसमें सब लोग सहयोगी होंगे तभी उस समस्याओं का हल मिलेगा। इसके लिए बच्चों बाल्यावस्था से ही, ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तब उसके बारे में सोचेंगे, बाल्यावस्था से ही बच्चों को पर्यावरण के विषय में जानकारी, अपनापन, सकारात्मक दृष्टिकोण आदि नैतिक मूल्यों पर जोर देना चाहिए। तभी आने वाली कल की पीढ़ी पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करने वाली होगी। अर्थात ये सब साध्य करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना आवश्यक है। किसके माध्यम से बच्चों? शिक्षा के माध्यम से जन जागृति होना आवश्यक है। आज विश्व के, देश की नहीं बच्चों, आज विश्व के सभी विकसित, विकसनशील तथा अविकसित राष्ट्रों ने पर्यावरण के संवर्धन की जवाबदारी को स्वीकार किया है। उस दृष्टिकोण से उनके प्रयत्न शुरू हैं। इन राष्ट्रों ने पर्यावरण संवर्धन के लिए अपनी रणनीति निश्चित की है तथा उसके लिए सभी नियम कानून भी बनाए हैं। केवल यह बच्चों, सभी नियम कानून सरकारों ने बनाया है, केवल उनको सबको पहुंचाना है। और ये तभी हो सकता है जब शिक्षा के माध्यम के द्वारा ये सब तरफ फैलेगा। आप सभी जानते हैं प्रकृति का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए पर्यावरण संवर्धन की आवश्यकता है। आजकल मानव कुछ लेकर नहीं आता है, लेकिन मानव अपनी आवश्यकताओं की चीजें, खाली आवश्यकताएं हो तो पर्यावरण पूरी कर सकता है, उससे भी अधिक जो है मनुष्य समस्या के निराकरण हेतु पर्यावरण से लेता है। क्या हानि पहुंच रही है उसके बारे में नहीं सोचता है। और ये सोचना हम सभी की सामाजिक जवाबदारी है बच्चों, एक की जवाबदारी नहीं है, सबकी जवाबदारी है। जब तक सब लोग नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, जिसको यूएनओ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्टॉकहोम यहाँ आयोजित मानवीय पर्यावरण परिषद में पहली बार पर्यावरण विषय की समस्या की चर्चा की गई और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी)
UNEP की स्थापना की गई। UNEP की स्थापना की गई। उसके बाद भारत में चौथी पंचवार्षिक योजना में पर्यावरण समस्याओं पर चर्चा कर पर्यावरण सुसूत्रीकरण समिति के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई। 1985 से पर्यावरण और वन मंत्रालय पर्यावरण कार्यक्रमों को नियोजन, परावर्तन तथा प्रबोधन करने का कार्य कर रहे हैं। प्रवर्तन तथा प्रबोधन करने का कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भी UNO के द्वारा सभी नियम कानून बना लिए गए हैं और उनका पालन हो रहा है। अगर पालन नहीं होगा बच्चों तो बहुत बड़ी समस्या जो है वो खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसको जन जन तक क्या करना है, पहुंचाना है। और ये जन जन तक जानकारी पर्यावरण के बारे में देना सबकी जवाबदारी है। माने पर्यावरण संरक्षण जो है वो हमारी सामाजिक जवाबदारी है। पर्यावरण संरक्षण क्या है बच्चों? हमारी सामाजिक जवाबदारी है। पर्यावरण और मानव का संबंध मानव के अस्तित्व के समय से ही है। जब मानव का अस्तित्व हुआ पृथ्वी पर, आगमन समझ लीजिए हुआ, उसी समय से मानव और पर्यावरण का अस्तित्व है। पृथ्वी पर मनुष्य के कदम उसके निर्माण के बहुत लंबी अवधि के बाद पड़े हैं। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मूल्यों के आधार पर अन्य सजीवों की अपेक्षा अपना स्थान श्रेष्ठ बनाया है। मानव एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है। अपने मूल्यों के आधार पर उसने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। प्रकृति ने मानव को भिन्न भिन्न प्रकार की साधन संपत्तियां दी। उन साधन संपत्ति का भरपूर उपयोग मनुष्य ने किया। सुखी समृद्ध जीवन जीने के लालच में वह प्रकृति से क्या करता रहा? छेड़खानी करता रहा और जितना ले सकता था उससे ज्यादा वो प्रकृति से लिया। इसी कारण प्राकृतिक पर्यावरण का जो है ह्रास होने लगा। प्राकृतिक पर्यावरण का क्या होने लगा? ह्रास होने लगा और पर्यावरणीय समस्या में वृद्धि होने लगी। पर्यावरण संतुलन में मानव की भूमिका महत्वपूर्ण है। बच्चों, पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने का काम यदि मानव ने किया है तो उसका संवर्धन या संरक्षण करने का काम भी मानव ही है। जो बिगाड़ा है वही बना सकता है। हमारे द्वारा की जाने वाली जो कृतियां हैं वो पर्यावरण के लिए घातक होती है या लाभदायक होती है, इस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर हम ध्यान नहीं देंगे तो हम पर्यावरण के प्रति कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है बच्चों पर्यावरण के प्रति। लेकिन ये साधारण आदमी को मालूम ही नहीं होता। साधारण आदमी तो अपनी जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, रहने का घर, इसी में परेशान है। उसने पर्यावरण के प्रति ध्यान ही नहीं दिया। पहले के समय में लोग देखिए, आपके घर हुआ करते थे, घर के आगे पीछे जंगल जैसे पेड़ हुआ करते थे, बहुत पेड़ हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में ठीक उसका उल्टा है। लोग कहते हैं घर के न आगे न पीछे गंदगी नहीं होनी चाहिए, पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, और उसका बुरा असर आज हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। तो बच्चों, अब सरकारों ने
क्या किया है, पर्यावरण के प्रति बहुत जागरूकता फैलाई है कि अगर पर्यावरण के प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पर्यावरण संवर्धन के विषय में बहुत सारे नियम कानून बने हैं। पर्यावरण संवर्धन के विषय में तैयार किए गए कानून वन संवर्धन अधिनियम 1980 कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रूल ही बन गया बच्चों, एक्ट बन गया। इसके द्वारा जैसे हमारी सुरक्षा होती थी, हमारे सभी अधिकार थे, वैसे सरकारों ने जंगलों को भी अधिकार दे दिया। समझ लीजिए कि इसके द्वारा ला बन गया कि इसके द्वारा वन संरक्षण हेतु वनों के लिए आरक्षित की गई जगह अन्य किसी भी कारण के लिए उपयोग न करने पर प्रतिबंध लगाया गया कि जहां जंगल है उस जमीन का उपयोग आप नहीं कर सकते हो। जैसे केंद्र सरकार की अनुमति से ही खोद काम करना बंधन कारक है। इस कानून को अगर कोई तोड़ता है तो उसको 15 दिन की कैद हो सकती है या उसके ऊपर दंड भी लगाया जा सकता है। ये पर्यावरण संवर्धन के विषय में 1980 में कानून बनाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी 1986 बना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी बना, ये भी एक्ट है, देखिए इधर दिया हुआ है। प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, जो प्रदूषण हो रहा है, पहले कंपनियां लग जाती थी, बड़े बड़े व्यवसाय लग जाते थे, उससे क्या गंदगी फैलेगी ये सब लोग ध्यान नहीं देते थे। अभी क्या है, आप घर भी बनाना चाहते हैं, रोड बनाना चाहते हैं, उद्योग धंधे लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पर्यावरण से भी उसके लिए आदेश लेना पड़ता है कि हम कोई भी न ध्वनि प्रदूषण फैलाएंगे, न वायु प्रदूषण फैलाएंगे, न जल प्रदूषण फैलाएंगे। ये सब लिख करके देना पड़ता है, उसके नियम कानून है। अगर आप फॉलोअप करते हैं तो ही आपको परमिशन मिलेगा उद्योग धंधे लगाने के लिए। तो प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, प्रदूषण पर नियंत्रण रखना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली व्यक्ति अथवा संस्था पर कार्रवाई करना, इस अधिनियम के अंतर्गत आता है, एक्ट नंबर 1986 के अंतर्गत। इस कानून के अनुसार किसी भी उद्योग को निर्धारित मापदंडों की अपेक्षा अधिक प्रदूषकों को वातावरण में निष्कासित करने का अधिकार नहीं है। ज्यादा धुआं आप नहीं निकाल सकते हैं। इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है बच्चों, तो उसको 5 वर्ष की कैद हो सकती है या 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। कैद भी हो जाएगी 5 वर्ष की और 1 लाख जुर्माना भी हो जाएगा। तो पर्यावरण विषयक कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण की स्थापना 2010 में की गई है। किसने की गई है? 2010 में। बच्चों पहले हम कुछ प्रोग्राम होता था, कोई फंक्शन होता था, गरबा होता था, खूब बड़े बड़े डेग बजाते थे, लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा कि रात 10 बजे के बाद नहीं बज सकते, बहुत ऊंची आवाज में आप नहीं बजा सकते। पहले के नियम कानून नहीं थे, लेकिन अब नियम हैं, तो उसका हम लोगों को पालन करना है। ध्वनि प्रदूषण कानून बना है बच्चों, ध्वनि प्रदूषण कानून एवं नियंत्रण अधिनियम 2000। अधिनियम क्या बना है? 2000। साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन रूल 2000। ये आप देख रहे हैं इधर, ये बड़े बड़े माइक लगाते थे, डेग लगाते थे। अब ऐसा हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए कानून बन गया है। दूसरा जो कानून है, जैव बंदकी कूड़ा व्यवस्थापन एवं नियंत्रण अधिनियम, जो दवा वगैरह होती थी उससे जो कूड़ा करकट हॉस्पिटल वगैरह में, बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर हैं, वहां से जो निकलते थे तो ऐसे हम फेंक देते थे पहले,
लेकिन उसके लिए भी सरकार ने अभी नियम कानून बना दिया है, वो 1998 के अंतर्गत आता है। और तीसरा ई कूड़ा व्यवस्थापन एवं नियंत्रण अधिनियम 2011 बना है। जो इलेक्ट्रॉनिक के सामान थे उनको भी हम इधर उधर फेंक देते थे कूड़े कचरे में। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 बना है। इससे वातावरण बहुत प्रदूषित होता था। इन सब में सरकार ने अभी पूरा ध्यान रखा है कि आप गंदगी नहीं फैला सकते, हवा को गंदा नहीं कर सकते हो और जल को, पानी को गंदा नहीं कर सकते हो। इस पर आपको ध्यान देना है। तो ये सब जितने नियम हैं, आप कुछ करने जाएंगे तो ये सब नियम को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपको परमिशन मिलेगा काम करने के लिए। इतना ही नहीं बच्चों, जंगलों में जानवर रहते हैं, जंगलों में जानवर रहते हैं, उसके लिए भी कानून बनाया गया है। आपने आहार श्रृंखला पढ़ा है, आहार जाल पढ़ा है, तो वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 बनाया गया है। इसके लिए आजकल आपने देखा होगा शेर, चीता, बाघ, ये जो इनकी संख्या कम होती जा रही, लुप्त हो जाती, बहुत सी चिड़िया जो है लुप्त होती जा रही है। तो जानवर लुप्त न हो जाएं, उनकी सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया गया है। ये देखिए, इस पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, बना हुआ है। इसमें धारा 49 के अनुसार दुर्लभ हो रहे प्राणियों का व्यापार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। कलम 29(ब) के अनुसार वन्य प्राणियों के चमड़े द्वारा एवं अवयव द्वारा निर्मित वस्तुओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, अगर आप खाल, चमड़ा, शेर, बाघ का लेके जाते तो पुलिस आपको पकड़ सकती है, आप स्टोर करके रखें तो भी पकड़ सकती है। कलम 49 के अनुसार किसी व्यापारी के पास यदि दुर्लभ वन्य प्राणियों के वस्तुओं का संग्रह किया हो तो उसे तुरंत घोषित करना बंधन कारक किया गया है। तो जानवरों के भी प्रति जो है नियम कानून बनाए गए हैं, क्योंकि ये सभी पर्यावरण में बहुत ही सहयोग होते हैं। पर्यावरण को, कितने भी जानवर हैं जो पर्यावरण को एकदम साफ सुथरा करने में सहयोग होते हैं। बच्चों, एक कहानी हम आपको बताएंगे, बहुत ही मार्मिक कहानी है। सबको पर्यावरण के प्रति ऐसा जागरूक होना चाहिए। ये बच्चों देखिए, ये द बिग स्टोरी ऑफ ए स्मॉल मैन, एक छोटे इंसान की बड़ी बात है। बच्चों, इसको शॉर्ट में हम बता देते हैं। ये आसाम राज्य के आदिवासी घुमंतू जनजाति में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम पड़ा जादव मुलाई। वो 15-16 साल का हो गया बच्चों जब उसके यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जो बहती थी घर के पास से, देखा कि उसमें सांप वगैरह जब बाढ़ आती थी तो कितने जीव जंतु पानी के साथ बह जाते थे। उसके दिमाग में आया, अगर नदी के किनारे जंगल होता तो ये पेड़ पौधों पर जो होते हैं प्राणी चढ़ जाते और अपनी जान बचा लेते। उसने 16 साल की उम्र में बच्चों उसके दिमाग में बातें आई और जहां पर एक पेड़ पौधे नहीं थे वहां पर उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधों को लगाना चालू किया। उसने अपनी पूरी जिंदगी पेड़ पौधों को लगाने में खपा दिया। उसको सरकार की तरफ से, आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। ये कहानी मैं चलिए सुनाता हूँ। आसाम राज्य के आदिवासी घुमंतू जनजाति में जन्म लेने वाला जादव मुलाई, जिसका ये देखिए, ये चित्र है जादव मुलाई। पयांग नाम का यह कर्तव्य दक्ष मनुष्य है। 1963 में जन्मा मुलाई जादव उम्र के 16वें बरस से ही जंगल कामगार के रूप में काम कर रहा था। गांव के पास से ही बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में भयंकर बाढ़ आने से वहां के असंख्य सांपों की मृत्यु हुई थी। बहुत सारे सांप मर गए थे। इस पर उपाय योजना के रूप में
वहां के सामाजिक वनीकरण विभाग ने प्रथम बांस के केवल 20 पौधे लगाए थे कि बांस के पौधे अगर लग जाएंगे तो उस पर वो लोग चढ़ सकते हैं। इसकी देखभाल करने के लिए मुलाई वह भी अन्य जंगल मजदूरों के साथ था। यह योजना बंद करने के बावजूद भी मुलाई का कार्य अविरत शुरू रहा। पेड़ लगाना, उसकी देखभाल करना, यह कार्य निरंतर रखने का परिणाम यह हुआ कि जिस परिसर में एक भी वृक्ष नहीं था, उस स्थान पर आज इस मनुष्य ने करीब करीब 1360 एकड़ में जंगल तैयार किया है। आज आसाम के जोरोहा के कोकिलामुख में यह जंगल मोलाई के 30 वर्षों के अथक परिश्रम से निर्माण हुआ है। इस अतुलनीय कार्य के लिए उसे भारत सरकार की ओर से पद्मश्री, ये देखिए पुरस्कार उसको दिया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आज इस जंगल का नाम ही मोलाई जंगल के नाम से जाना जाता है। अनेक लोग मिलकर के पूरा जंगल नष्ट करते हैं, परंतु यदि किसी मनुष्य ने अपने मन में ठान लिया तो पूरा जंगल निर्माण कर सकता है। 1360 एकड़ में जंगल लगाया है बच्चों, पौधों को लगाया है, पौधों की परवरिश किया है, पर्यावरण को हरा भरा बनाया है। आप जैसा जानते हैं, सांस लेते हम, हवा से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो उन्होंने कितने लोगों की भलाई किया है, कितने जीव जंतु उसमें रहते होंगे, सबका पालन पोषण होता होगा, तो उसने बहुत सारा ध्यान दिया है। पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। पर्यावरण संवर्धन तथा जैव विविधता। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे घातक परिणाम सजीवों पर होता है। पृथ्वी पर सजीव दृष्टि यह विविधताओं से भरी पड़ी है। इसमें विविध प्रकार की वनस्पतियों तथा प्राणियों का अस्तित्व था। आज हम देखते हैं कि अपनी पिछली पीढ़ियों द्वारा सुने गए ऐसे विशिष्ट प्राणी देखने को नहीं मानते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रकृति में पाए जाने वाले एक ही जात के सजीवों में व्यक्तिगत तथा आनुवंशिक भेद, जीवों की जातियों के विविध प्रकार तथा विविध प्रकारों की परिसंस्थाएं, इन सभी के कारण उस स्थान पर प्रकृति को जो सजीव सृष्टि की समृद्धि प्राप्त हुई है, उसे ही क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। ये जैव विविधता जो होती है बच्चों, कौन कौन सी है? 3 प्रकार, 3 स्तरों पर दिखाई देती है। आनुवंशिकी विविधता, जिसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, यह है जेनेटिक। इसमें क्या होता है? एक ही जात के सजीवों में पाई जाने वाली विविधता को आनुवंशिक विविधता कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य दूसरे की अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। पुनरुत्पादन प्रक्रिया में, रिप्रोडक्शन में सहभागी होने वाले सजीवों में ये आनुवंशिक विविधता कम हुई तो धीरे धीरे उस जाति के लोग क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। दूसरी जो है प्रजाति विविधता, स्पीशीज डाइवर्सिटी जिसको बोलते हैं, वो क्या है बच्चों? एक ही प्रदेश में एक ही प्रजाति के प्राणियों में अथवा वनस्पतियों में विविध जातियां दिखाई देती हैं, उसे ही प्रजातियों की विविधता कहते हैं। प्रजातियों में वनस्पति हो, प्राणी हो, सूक्ष्म जीव हो, इनके विविध प्रकारों का समावेश होता है। जो तीसरी विविधता है वो है परिसंस्था की विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में प्रत्येक प्रदेश में अनेक परिसंस्थाओं का समावेश होता है। किसी प्रदेश के प्राणी तथा वनस्पति, उनका अधिवास तथा पर्यावरण में अंतर, इनके संबंधों से परिसंस्था की निर्मिति होती है। प्रत्येक परिसंस्था के प्राणी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और अजैविक घटक भिन्न भिन्न होते हैं। अर्थात प्राकृतिक तथा मानव निर्मित इस प्रकार की 2 स्वतंत्र परिसंस्थाएं होती हैं। सभी सजीवों के कल्याणार्थ मानव की पर्यावरण के प्रति सकारात्मक भूमिका का होना आवश्यक है। बच्चों, अपने भी राज्य में
जैसे महाराष्ट्र राज्य में एक जगह है, इतने जंगल है, देवराई के नाम से जाना जाता है। लोग पेड़ों की, वृक्षों की पूजा, वृक्षों की क्या करते हैं, ये देवराई जंगल है, इसको भगवान मानते हैं लोग। पेड़ों को, पेड़ों से कोई काटने आता तो लिपट जाते हैं। ईश्वर के नाम पर आरक्षित एवं पवित्र समझे जाने वाले वनों को देवराई कहते हैं। परंपरा से चले आ रहे जंगल सरकार के वन विभाग द्वारा न संभाल कर समाज द्वारा संभाले गए अभयारण्य ही है। ईश्वर के नाम पर आरक्षित होने के कारण इन वनों को एक प्रकार का संरक्षण कवच ही प्राप्त होता है। भारत के केवल पश्चिम घाटों में ही नहीं तो पूरे भारत में घने जंगलों के रूप में ये समूह दिखाई देते हैं। भारत में ऐसे 13,000 से भी अधिक देवराई वन की सूची अभिलिखित की गई है। बच्चों, बहुत सारे नियम कानून बनाए हैं, बहुत सारी संस्थाएं तो आगे आकर के इसमें काम कर रही है। जैव विविधताओं का हम संवर्धन कैसे करेंगे, दुर्लभ जातियों के सजीवों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों का निर्माण करना, कुछ क्षेत्रों को आरक्षित जैव विभाग के रूप में घोषित करना, विशिष्ट प्रजातियों के संवर्धन के लिए विशेष प्रकल्प शुरू करना, प्राणियों एवं वनस्पतियों का संवर्धन करना, कानून का पालन करना और पारंपरिक ज्ञान को अभिलिखित करके उसको रखना, तब हम जैव विविधताओं का संवर्धन जो है कर सकेंगे। पर्यावरण संवर्धन के लिए हमने बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इसमें अनेक लोग एकत्रित होकर के कार्य करते हैं। राज्य, राष्ट्रीय, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय जो स्तरों पर बहुत बड़ी संस्थाएं बनी हैं और वो कार्य कर रही हैं। हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।